हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रिशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है कि 4 मंथ से प्लस अगर आपका बेबी हो गया है तो किस तरीके से आप उसको केयर कर सकते हो। क्योंकि इनिशियल जो 3 मंथ्स रहते हैं बच्चे के, बच्चा मैक्सिमम टाइम लेटा रहता है, बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही होता है। इवन 6 मंथ तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है। वो आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगी मैं ये आपको क्यों कह रही हूँ। तो 3 मंथ्स तक बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, बच्चा लेटा रहता है, बच्चा सिर्फ अपने हाथ पैर चला सकता है, वो क्रॉलिंग या पलटना वलटना इतना जल्दी नहीं सीख पाता। आफ्टर 4 मंथ्स जो है बच्चे की जर्नी थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब बच्चा पलटी मारना सीख सकता है, बच्चा थोड़ा सा घुटनों पे आ जाता है, बच्चा पेट के बल लेट सकता है। तो आफ्टर 3-4 मंथ्स बच्चे में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें बच्चे के साथ करनी है, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है आफ्टर 3 और 4 मंथ्स, आप देख सकते हैं आपका बच्चा कितना एक्टिव है इस टाइम पे, क्योंकि हर बच्चा थोड़ा सा अलग होता है। अगर आपको लग रहा है बच्चा थोड़ा सा भी एक्टिव है और ये कर सकता है, तो आफ्टर 3 मंथ्स, जब 3 मंथ्स उसके कंप्लीट हो जाएं, तो आप बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट करो। बच्चे को पेट के बल आप लेटाना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, वो पेट के बल लेटेगा तो अपना गर्दन को सपोर्ट देना सीखेगा। अपना थोड़ा सा जब टमी टाइम पे अच्छे से आ जाएगा, पेट का बल लेटना मीन्स टमी टाइम, तो टमी टाइम पे जब वो आ जाएगा तो धीरे धीरे वो घुटने के बल चलना सीख जाएगा, अपना पलटी मारना सीख जाएगा। तो 3 मंथ्स के बाद से आपको ये एक्टिविटी करानी है टमी टाइम की। टमी टाइम पे हमने पूरा वीडियो चैनल पे किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। तो 3 मंथ्स के बाद एक तो आपको बच्चे को टमी टाइम ज़रूर कराना है। अब टमी टाइम कराने के बाद बच्चा एक्टिव हो गया, बच्चा थोड़ा सा पलटना सीख गया, तो उसके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, सपोज़ बच्चा बेड पे लेटा हुआ है और बच्चा थोड़ा सा भी एक्टिव है, तो वो क्या करता है, आसपास की चीज़ों को नीचे उठा के फेंकता है। मतलब बेड पे है तो वो कोई भी चीज़ को नीचे उठा के फेंक देगा। ये सब बच्चे करते हैं, ये सब बच्चों के साथ नॉर्मल है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब बच्चे करते हैं और 6-7 मंथ्स तक, 8 मंथ्स तक बच्चों को ये करना बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ये उनका टाइम है, ये उनको करने दें। मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये सब बच्चों के लिए बहुत नॉर्मल है, सब बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं और ये उनका टाइम है, उनको आप ये करने दें। बस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस टाइम पे और थोड़ा सा बच्चे का ध्यान रखना है बस। तो अगर बच्चा कोई भी सामान गिराता है तो उसको करने दें, बस उसके टॉयज़ आप उसके पास रखें जो वो गिराए, तो वो टूटे नहीं, या टूटे भी तो टॉय से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। समटाइम्स क्या होता है कि हम कभी मोबाइल रख देते हैं बच्चे के पास में, या कोई एक्सपेंसिव चीज़ रखी होती है और अगर वो बच्चा गिरा देता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहने का मतलब है, बच्चे इस टाइम पे चीज़ों को खेलते हैं, चीज़ों को गिराते हैं, तो आप उनके आसपास जो भी चीज़ें रखें वो इस तरीके की रखें कि वो टूटे नहीं, मतलब कांच की ना हो या एक्सपेंसिव ना हो, वो टूटे नहीं। और जो भी चीज़ है अगर वो फेंकते हैं तो आप अच्छे से वॉश करके दोबारा से बच्चे को दे सकते हैं, जिससे बच्चे का जिससे हाइजीन भी मेंटेन रहे। आप नीचे गिरी हुई चीज़ बच्चे को कभी भी ना दें, बट ये नॉर्मल है कि बच्चे सामान को गिराते हैं और आपका काम है उनको उठा के देना और उनका ध्यान रखना कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ को वो ना गिराए। फिर जब बच्चे का 4 मंथ्स कंप्लीट होता है तो कुछ बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि 5 मंथ शुरू होते होते वो कुछ ऐसे साइन देने स्टार्ट कर देते हैं कि उनको सॉलिड इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। हालांकि गाइडलाइंस ये है कि आफ्टर 6 मंथ्स हमें बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बट हमने चैनल पे एक वीडियो किया हुआ है कि बच्चा आपको किस तरीके के साइन देगा। तो कुछ बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस पहले भी करना पड़ जाता है। अगर बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि बच्चा डिमांड कर रहा है खाने की, तो उस टाइम पे बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। इस पर मैं हमने चैनल पे पूरा एक वीडियो किया हुआ है, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं कि क्या क्या साइन बच्चा देता है। तो बेसिकली जब उसके 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं और 5 स्टार्ट हो जाता है तो इस टाइम पे आपको बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। फिर 4 मंथ्स कंप्लीट होते होते, इवन कई बार उससे पहले भी, बट कुछ मैक्सिमम केसेस में 4 मंथ्स के बाद से बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब बच्चे के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक नया चेंज आप बच्चे में देख सकते हैं। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं कि इतना जल्दी दांत निकल आए या क्या प्रॉब्लम है, या समटाइम्स क्या होता है बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होती है बट हमें समझ ही नहीं आता कि क्यों प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आफ्टर 4 मंथ्स अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रही है, मतलब बच्चा भूखा भी नहीं है,
बच्चे के पेट में दर्द भी नहीं है, बच्चे को कोई रैश नहीं है, बच्चे को कहीं दर्द नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बच्चे को उस समय दांत निकल रहे हो सकते हैं, और ये दांत निकलने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। जब अंदर से ये दांत निकल रहा होता है तो बच्चे को इरिटेशन बहुत ज़्यादा मसूड़ों में स्टार्ट हो जाती है, तो वो बहुत इरिटेट सा हो रहा होता है। तो 4 मंथ्स के बाद अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, या 4 मंथ जब आपका बच्चा कंप्लीट कर लेगा और फिर वो ऐसा करता है, तो आप कहीं ना कहीं इमेजिन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि हो सकता है कि उसका टीथिंग फेज स्टार्ट हो रहा हो। आप चेक कर सकते हैं, उसके मसूड़े आपको थोड़े से फूले हुए लगेंगे, वो अपना हाथ बार बार इस तरीके से कान के पास ले जाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि ये क्या करना है, तो उसका हाथ मैक्सिमम केसेस में हाथ के पास ही जाता है। और टीथिंग प्रोसेस के ऊपर भी हमने पूरा वीडियो किया हुआ है, आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो 4 मंथ्स के बाद बच्चे का टीथिंग फेज भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब कुछ केसेस में 4 मंथ्स के बाद 5, 6, 7 हर बच्चे का अपना अलग है। तो 4 मंथ्स के बाद आप बच्चे में ये भी एक चेंज देख सकते हैं। इस टाइम पे मतलब 4 मंथ्स के बाद आप बच्चे के स्लीपिंग पैटर्न पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। वो कैसे करना है? होता क्या है कि इनिशियल 3 मंथ्स तक हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चा किसी भी टाइम सोता है, बच्चा किसी भी टाइम जगता है। बट आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स आप इस पर थोड़ा सा काम कर सकते हो। इस पर हमने पूरा वीडियो किया हुआ है कि हाउ टू चेंज स्लीपिंग पैटर्न ऑफ योर बेबी, मतलब सोने का तरीका जो है आपको कैसे चेंज करना है। होता क्या है कि कुछ बेबीज़ दिन में बहुत ज़्यादा सो लेते हैं, तो वो रात को नहीं सो पाते, और मॉम डैड के पास सिर्फ रात को ही सोने का टाइम होता है। और यूजुअली भी बच्चे को रात को ही अच्छे से सोना चाहिए, क्योंकि वही एक टाइम है जो प्रॉपर नींद बच्चे को लेनी चाहिए, और दिन में उसको थोड़ा सा एक्टिविटी करना चाहिए और थोड़ा सा वो नैप टाइम होना चाहिए। बट बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम दिन में सो जाते हैं और फिर वो रात को नहीं सो पाते हैं। तो वो कुछ मिस्टेक्स हमारी साइड से भी हो जाती हैं कि हम दिन में क्या क्या ऐसा कर देते हैं बच्चों के साथ, जो बच्चों को ज़्यादा नींद आ जाती है, और क्योंकि उनकी नींद पूरी हो जाती है दिन में, तो फिर वो रात को नहीं सो पाते हैं। तो उसके लिए आप वो वीडियो पूरा जाके देख सकते हैं कि आपको कैसे, अगर आपका बच्चा दिन में ज़्यादा सोता है तो रात को वो ज़्यादा सोए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो। बट स्लीपिंग पैटर्न पे आपको इस टाइम पे काम करना है, क्योंकि अगर वो इस टाइम पर चेंज नहीं हुआ तो वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी बॉडी मैच्योर हो रही है, उसका माइंड मैच्योर हो रहा है, और अगर उसको दिन में ही सोने की हैबिट पड़ी रहेगी और कंटिन्यूसली 7-8 मंथ्स और 1 ईयर तक उसका पैटर्न ऐसा ही रह जाएगा, फिर बाद में वो पैटर्न चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा देख लें। आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा थोड़ा सा रेडी है, मतलब मैक्सिमम 4 मंथ्स, उसके बाद आप बच्चे पे ये थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें, उसका स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा सा आप चेंज करो, ताकि बच्चा रात को ज़्यादा सो पाए और दिन में वो जग पाए, ताकि आपका भी सिस्टम ख़राब नहीं हो, क्योंकि सबको रात को ही सोना होता है। अगर बच्चा रात को जगता रहेगा तो आपको रात को जगना पड़ेगा, और फिर पूरा दिन सुबह में डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आफ्टर 3 और 4 मंथ्स आपको बच्चे को मालिश ज़रूर करनी है। हालांकि मालिश आपको एज ए न्यू बॉर्न ही उसको करनी होती है, और कंटिन्यूसली आपको 2 साल तक, मतलब जब से बच्चा पैदा हुआ है और 2 साल तक आपको मालिश बहुत ज़्यादा करनी है। बट 3 से 4 महीने के बाद में हम इसलिए ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा थोड़ी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर लेता है, बच्चा थोड़ा पलटना सीख लेता है, थोड़ा घुटने पे आना सीख लेता है, तो उसकी बॉडी में मूवमेंट अभी अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। पहले वो सिर्फ लेटा रहता है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसकी बॉडी में नहीं हो रही होती है, क्योंकि अब वो इस टाइम पे एक्टिविटी करने लग गया है, उसके हाथ पैर थोड़े से दर्द हो जाते हैं, वो हाथ पैर ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनको रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। तो आप इस टाइम पे बच्चे को मालिश ज़रूर से ज़रूर करें, उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर कराएं, ताकि बच्चे की बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, बच्चे की बॉडी एक्टिव रहे सारा दिन ये एक्टिविटीज़ करने के लिए। और रात को जब बच्चा सोता है तो आप मालिश कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़े से हाथ पैर उसके बड़े सॉफ्ट हैंड से हल्के हल्के से दबा दें, ताकि एक्टिविटी करके अगर उसको थोड़ा सा भी पेन है बॉडी में, जैसे कि हम भी अगर बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमें भी पेन हो जाता है बॉडी में, बट हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट और होते हैं, बच्चे के पास नहीं है। तो आप यही कर सकते हैं कि मालिश रात को कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो बच्चे के हाथ और पैर थोड़े थोड़े से हल्के से सॉफ्ट हैंड से दबा दें, ताकि उसको बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो और वो अच्छे से सो पाए। फिर कन्वर्सेशन इस टाइम पे आप करो बच्चे के साथ। हालांकि कन्वर्सेशन आप एज ए न्यू बॉर्न जब बेबी है तभी आपको बात करना उससे बहुत अच्छा लगता है, हम सब बच्चे से बहुत बात करते हैं, बट 3-4 महीने के बाद उसका माइंड थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू होता है, वो चीज़ों को समझना स्टार्ट करता है। हमें लगता है वो बहुत छोटा है, बट वो कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और फिर जब हम बात करते हैं तो वो लैंग्वेज उसको उसके कानों तक जाती है, उसके माइंड तक जाती है। तो जब आप बच्चे को बोलना सिखाएंगे तो वो लैंग्वेज काफ़ी हद तक बच्चा सुन सुन के यूज़ टू हो जाता है उसको।
तो आप बच्चे से कन्वर्सेशन करें, बच्चे से बातें करते रहें और बच्चे को स्माइल कराते रहें। और जो भी आपके आसपास की छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब जैसे आप बच्चे को पानी पिला रहे हैं तो बच्चे को बताएं ये वाटर है, या आपके रूम में सपोज़ कुछ आप बेड है तो आप बताएं ये बेड है, ये टीवी है, ये एसी है, ये फ़ैन है। तो मतलब इस तरीके से अगर आपको लग भी रहा है बच्चा छोटा है वो नहीं समझेगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो आफ्टर 3-4 मंथ छोटी छोटी चीज़ों को आप इंट्रोड्यूस उसको कराना शुरू करो। जितने भी घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में आप बताओ, ये दादा हैं, ये दादी हैं, पापा मम्मी के बारे में तो हम सब बात करते ही हैं, बट सबसे आप इंट्रोड्यूस कराओ। अगर जो भी रिलेटिव्स घर पर नहीं है आप उनकी फ़ोटो दिखाओ बच्चे को, और फिर बताओ ये नाना है, ये नानी है, ये बुआ, जो भी रिश्तेदार आपके हों, जो भी आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना चाहें। बेसिकली आप बच्चे से बात करें, बच्चे को हर चीज़ समझाने की कोशिश करें। तो जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा ये सारे वर्ड्स उसके कान से निकल चुके होंगे और बाद में उसको वो चीज़ को बोलना और वो चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इस टाइम पे बच्चे, क्योंकि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके होते हैं और सामान को गिराते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी उनके आसपास रहती है उसको गिराते रहते हैं। तो बच्चे करते क्या हैं कि समटाइम्स सपोज़ बच्चा नहा के आया, क्योंकि पर्सनली मेरे साथ हो चुका है प्रिशिता के केस में, तो मुझे लगा कि ये वीडियो में ज़रूर आपको बताना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसा करते ही हैं और एज ए पेरेंट्स हमें नहीं पता होता कि बच्चा ऐसा कर देगा। तो अगर जो भी बच्चे के प्रोडक्ट्स आते हैं, सपोज़ बच्चे का ऑयल हो गया या पाउडर हो गया या जो भी, तो उस पे क्या होता है, बॉटल पे प्लास्टिक रैपर्स रहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट रिलेटेड, वो प्लास्टिक रैपर्स रहते हैं। तो बच्चे का जब टीथिंग फेज स्टार्ट हुआ होता है तो बच्चा हर चीज़ को मुँह में लेता है। और जब कभी आप बच्चे को रेडी कर रहे होते हो, सपोज़ बच्चा नहा के आया और वो सारे प्रोडक्ट्स आपको आसपास चाहिए और आप बच्चे को रेडी कर रहे हो, या नॉर्मली भी बच्चे के पास कभी वो रखा रह जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको मुंह में लेते हैं और खाने लग जाते हैं। तो जो प्लास्टिक रैपर होता है वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट वो बच्चे बहुत ज़्यादा मुंह में उसको लेते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बॉटल या कोई भी ऐसा बच्चे का प्रोडक्ट है या इवन आपका ही प्रोडक्ट है जिस पे प्लास्टिक रैपर्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको अच्छे से पढ़ लें, आप उसको अच्छे से फ़ोटो खींच के रख लें अगर इन फ्यूचर आपको ज़रूरत है। बट वो रैपर को प्लीज़ आप फाड़ दें। जो भी बॉटल है वो निकेट होना चाहिए, मतलब कभी बच्चा उसको हाथ में ले भी ले या कभी बाई चांस बच्चा उसको मुँह में डाल ले तो वो प्लास्टिक उसके मुँह में डाल जाने का डर ना रहे। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। मैं प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में वो प्लास्टिक रैपर्स रहते ही हैं। आप अभी भी अपने घर में देखोगे तो कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जिस पे प्लास्टिक रैपर्स होंगे, तो प्लीज़ उनको आप फाड़ दो। अगर बच्चा कभी भी उनके कॉन्टैक्ट में आता है या कभी भी बच्चा उनको लेता है तो बच्चा उसको खा सकता है और वो छोटा सा पीस समटाइम्स बच्चे के मुंह में जा सकता है। ऐसे जैसे डायरी हो गया या पेपर हो गया, बुक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब चीज़ें भी आप बच्चे के पास में ना रखें। आप बच्चे को जब इस पूरा बुक का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि आप बच्चे को बुक दिखा रहे हो, आप केयरफुली उसको देख रहे हो, तो आप कर सकते हो। बट ऐसे जनरली उसके आसपास पेपर जैसी चीज़ कोई भी ना रहने दें। पेपर भी बच्चे कभी भी उठाते हैं और हल्का सा उसका टुकड़ा बस मुंह से, जैसे मैंने आपको बताया कि टीथिंग फेज स्टार्ट होता है और हल्का सा पेपर मुंह में गया और वो अंदर ले जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बच्चों के रहते हैं वो जस्ट पुश करके, जैसे लोशन हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारी चीज़ें भी बच्चे का जस्ट पुश करो और वो लोशन या क्रीम या जो भी रहता है वो हाथ में आ जाता है। तो बच्चे उसमें भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि डेली हमें वो सब करते हुए देखते हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि इससे यही चीज़ होती है। तो वो बस थोड़ा सा पुश करते हैं और वो हाथ में आ जाते हैं और वो कभी उसको खा जाते हैं या कभी उसको कहीं लगा देते हैं। तो उस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें कभी भी आप बच्चे के पास में ना रखें। इससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे की सराउंडिंग बेसिकली जो भी चीज़ें रहें वो साफ़ होनी चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा गिराए या बच्चा मुंह में डाले तो बच्चे को कोई हार्म ना हो। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आफ्टर 4 मंथ्स बच्चे अंगूठा बहुत ज़्यादा मुंह में लेते हैं। ये भी बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में देखा गया है। कभी वो अंगूठा मुंह में ले लेंगे, कभी कोई चीज़ मुंह में ले लेंगे। ये भी होता है बिकॉज ऑफ बच्चे का टीथिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि टीथिंग प्रोसेस पे जो हमारा एक वीडियो है वो ज़रूर आप जाके देखें, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो मैं बात कर रही थी कि थंब सकिंग की। बच्चे अंगूठा बहुत ज़्यादा चूसने लग जाते हैं, फिंगर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं मुंह में। तो 4 मंथ्स के बाद में हो सकता है आपका बच्चा 5 मंथ्स की बात करे या 6 मंथ्स की बात करे, जैसा भी उसका टीथिंग फेज स्टार्ट होगा। तो अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो 6 मंथ्स तक आप ऐसा करने दें उसको नहीं रोकें। इवन गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कार्ड में भी, या मे बी आपके पास कोई और वैक्सीनेशन कार्ड है तो उसमें भी लिखा होता है कि 6 मंथ्स तक अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो इट इज़ नॉर्मल।
और उसके बाद में ज़रूर आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे का माइंड और बच्चे की बॉडी हर तरीके से डेवलप होनी शुरू हो जाती है और मैच्योर होनी शुरू हो जाती है, और फिर वो सारी चीज़ों को इतना समझना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई भी हैबिट उनके अंदर डालना और कोई भी हैबिट उनमें छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने तक अगर बच्चा थंब सकिंग कर रहा है तो इट्स नॉर्मल, और 6 महीने के बाद भी ऐसा कर रहा है तो आप थंब सकिंग के लिए थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें कि वो अंगूठा मुंह में ना डालें। इसके ऊपर भी हमने पूरा वीडियो किया हुआ है, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। बट आपको 6 महीने के बाद बच्चा अगर अंगूठा मुंह में डाल रहा है तो उसको छुड़वाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, ताकि जब वो बड़ा हो तो उसको ऐसा प्रॉब्लम ना आए। समटाइम्स बच्चा अंगूठा मुंह में डालते रहते हैं तो उनका जो टीथिंग का पूरा सिस्टम है, मतलब उनके जो जबड़े हैं वो भी थोड़े से बाहर आ जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है। तो थंब सकिंग इस टाइम पे आपको साइन मिलेगा बच्चों में, और 6 मंथ्स के बाद डेफिनेटली आपको उसको छुड़वाना है। इस टाइम पे बच्चा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, बहुत ज़्यादा पलटना, घुटने के बल चलना, हर चीज़ करना सीख जाता है। और आजकल जितना हम लोग हाइजीन मेंटेन करने लग गए हैं, हमेशा बच्चे को ज़मीन पे छोड़ना आसान नहीं होता, तो मैक्सिमम केसेस में आजकल बच्चे बेड पे ही रहते हैं। और इवन वो नहीं भी खेल रहे हो, वो सिर्फ सो भी रहे होते हैं। ये भी केस प्रिशिता के साथ हम लोग देख चुके हैं, तो मुझे लगा ये डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। बच्चे जब सो रहे होते हैं तो वो पलटी मारना इतना ज़्यादा सीख जाते हैं कि दोनों पेरेंट्स अगर दोनों साइड पे हैं तो भी बच्चे को एक प्रॉब्लम हो सकता है कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा पलटी मार रहा होता है तो वो बेड से गिर सकता है। तो 4 मंथ्स के बाद अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है या सोते हुए वो बहुत ज़्यादा पलटी मारता है, तो उस केस में आप प्लीज़ अपना बेड का थोड़ा सा उसके जो साइड्स हैं वो प्लीज़ कवर कर लें, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे गिर सकता है। इवन मैक्सिमम केसेस में मुझे लगता है हर बच्चे के साथ ही ऐसा हुआ ही होगा कि पेरेंट्स कितना भी ध्यान रख लें, एक आध बार ऐसा केस हो जाता है। बट आप पहले से ही थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है। बट इस टाइम पे बच्चे ऐसा करते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। आप अपना बेड थोड़ा सा या तो वॉल की साइड पे लगा लें, मतलब दीवार की साइड पे उसको लगा लें, या उसके जस्ट साइड वॉल्स मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं जो बेड के साइड्स में लग जाते हैं, जिससे बेड 3 साइड से कवर हो जाता है, तो आप वो मंगवा सकते हैं। बट वो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसके लिए केयर करें, ताकि 4-5 मंथ्स के बाद में आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना आए। फिर जैसा मैंने आपसे बात करी थी सॉलिड्स के लिए, इस टाइम पे वाटर इंट्रोड्यूस करना भी बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है। हालांकि आफ्टर 6 मंथ्स तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही बोली जाती है, बट 6 महीने के बाद आपको सॉलिड या पानी इंट्रोड्यूस करना होता है। लेकिन कुछ केसेस में मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 5 मंथ्स सॉलिड आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपने बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि जब आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हो तो हार्डली आप एक ही बारी उसको सॉलिड देते हो, मीन्स दाल का पानी, चावल का पानी, जो भी आपने स्टार्ट किया है, उस टाइम पे आप पानी भी बच्चे को ज़रूर स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही आप बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करोगे वैसे ही आपको पानी स्टार्ट करना ज़रूरी है। चाहे वो बच्चे को आप एक ही बार दो, बट वो ज़रूरी हो जाता है। फिर बात करते हैं आयरन, कैल्शियम, ये सब चीज़ों की। हालांकि विटामिन D3, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें बच्चे को एज ए न्यू बॉर्न ही जो डॉक्टर्स है वो रेकमेंड कर देते हैं। स्पेशली D3 और मल्टीविटामिन की मैं बात करूँगी। बट आफ्टर 4 मंथ बच्चों को आयरन की, कैल्शियम की, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपका बच्चा अगर 4 मंथ्स प्लस है और आपके डॉक्टर ने अभी तक आपको रिकमेंड नहीं किया है, आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो एक बार प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से बात कर लें। आफ्टर 4 मंथ बच्चों को आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चों को इस टाइम पे विटामिन C की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम बच्चे को आयरन देना स्टार्ट करते हैं तो विटामिन C बच्चे की बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आयरन जो है अच्छे से उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए। तो वो भी अगर आपका बच्चा 4 मंथ्स प्लस है या होने वाला है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। उन्होंने अगर आपको आयरन, कैल्शियम और विटामिन C प्रिस्क्राइब नहीं किया है, आप एक बार उनसे बात कर लें, वो डेफिनेटली आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। और वो ज़रूर ये 4 मंथ्स के बाद आप बच्चे को देना स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, उसका टीथिंग फेज स्टार्ट है, उसको कैल्शियम की ज़रूरत है, उसको आयरन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसका आप ध्यान बहुत ज़्यादा रखें। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस 4 मंथ्स के बाद जो भी प्रिशिता के साथ हमने एक्सपीरियंस किया, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।